राम राम सा नमस्कार साथियों। जेवीपी मीडिया ग्रुप की ज्ञान गौरव यात्रा की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं आईजी रिटायर्ड हरि प्रसाद शर्मा जी, जिनकी आत्मकथा कर्तव्य पथ पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई है और जिसका विमोचन 27 अप्रैल 2025 को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में भारत के प्रख्यात युग वक्ता कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के मुख्य आतिथ्य और राजस्थान पुलिस के 4 डीजीपी की गरिमा में उपस्थिति और देश प्रदेश के इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ के भव्य समारोह में हुआ है। आईजी साहब ने 456 पेज की ये पुस्तक लिखी है। जीवन का सच बड़ी सरलता से लिखा है और लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में ये कार्यक्रम रहा है। तो जानते हैं आईजी साहब से उनकी किताब के बारे में भी और उनकी लाइफ स्टाइल और उनके करियर की सफलताओं के बारे में। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत जेवीपी मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने अपनी पुस्तक लिखी है कर्तव्य पथ वे ऑफ लाइफ, किस तरीके की पुस्तक है जिसमें आपने अपने जीवन की बड़ी जो सच्चाई उसको बड़ी सरलता से व्यक्त किया है और लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। तो मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति की अपनी एक जीवन यात्रा होती है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भी आते हैं, सफलता भी आती है, उपलब्धियाँ भी आती है, असफलताएं भी आती है, त्रुटियां भी होती है, कमियां भी होती है। इसी को मिला के जीवन कहते हैं। और मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को अपने बारे में यदि जब कभी अवसर मिले कुछ न कुछ लिखने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। इसी भावना के तहत मैंने ये उचित समझा कि एक जो अध्याय रहा मेरे जीवन का, क्योंकि जो 36 वर्ष में पुलिस सेवा में रहा, उससे पहले आप सर्विस लगने के लिए संघर्ष करते हो, इनका उल्लेख करना किसी न किसी रूप में उचित रहेगा मेरे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और समाज के लिए, और विशेष रूप से उन युवाओं के लिए जो अभी वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनको एक छोटी मोटी किसी न किसी रूप में प्रेरणा मिले, इस दृष्टि से मैंने ये लिखने का एक प्रयास किया। आपने सर एक पुस्तक विमोचन जैसे कार्यक्रम में इतना दिव्यता और भव्यता प्रदान की है कि सरकारें बड़े प्रयास करती है मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, विभागों के कार्यक्रम कराने के लिए, एक तरह से पब्लिक गैदरिंग के लिए, लेकिन आपने बिना किसी शोर शराबे के प्रदेश भर के, देश भर के उस इंटेलेक्चुअल सोसाइटी को इनवाइट करके आपने एक मिसाल कायम की है। वो किस तरीके का जुड़ाव था लोगों का कि इतनी बड़ी संख्या में आपकी प्रबुद्ध जन शामिल हुआ। मैं देखो इसमें राम जी इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप सीधे सहज तरीके से अपने लोगों से निस्वार्थ अपनत्व रखते हैं जी, और उनके प्रति सहयोग की भावना रहती है, तो मैं आपको कहता हूँ कि लोग भी आपसे दिल से जुड़ते हैं। मैं अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने समाज के लोगों से, और जहाँ पे मैंने सर्विस की वहाँ हर वर्ग और हर समुदाय के लोगों से, प्लस अपनी फोर्स, पुलिस फोर्स के जवान से लेकर एडिशनल एसपी तक मैं रहा, उन लोगों का मुझे जितना स्नेह और सम्मान मिला है, मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ और भाग्यशाली मानता हूँ कि वो मुझे मिला। और उसका मुझे एक ही कारण समझ में आया, क्योंकि मेरे मन में भी उनके प्रति एक निस्वार्थ अपनत्व की भावना रही है, जिसकी वजह से एक दूसरे से जुड़ाव हो पाया है। जब आप जयपुर ग्रामीण के एक छोटे से गांव मुंडली किशनगढ़ रेणवाल के पास जन्मे जाए, आगे बढ़े, किस तरीके का विजन था उस स्कूलिंग टाइम का कि कभी अपन पुलिस के बड़े अफसर बनेंगे और अफसर भी इस तरीके के कि लोगों के दिलों में छाएंगे, तो ये विजन क्या स्कूलिंग या कॉलेज टाइम से आ गया था कि उसके बाद परिस्थितिवश ये चीज़ें बनती चली गई? तो सही बात तो यह है कि मैं जिस 80 किलोमीटर दूर जयपुर के उत्तर पश्चिम दिशा में मेरा गाँव स्थित है, उस गांव का मैं पहला 11वीं पास करने वाला विद्यार्थी था। तो उस समय मैं कालडरा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में जयपुर आया। मैं एमए अर्थशास्त्र में एडमिशन लिया। उस समय हमारे और शादी भी हो चुकी थी, मेरे पिता की डेथ भी हो चुकी थी। तो मेरे सामने सबसे बड़ा उत्तरदायित्व था परिवार का एक आजीविका का स्रोत ढूंढना। तो मेरे एक ही मकसद था कि उस समय केवल सरकारी सेवाएं ही हमारे पास एकमात्र विकल्प था कि एलडीसी से लेकर आईएएस तक मैंने 11 फॉर्म भरे कि कोई सी भी नौकरी लगे, पहले ज़रूरी था कि एक आजीविका का साधन हो। और ईश्वर की कृपा रही कि मैं उन 11 ही सेवाओं में सेलेक्ट हुआ। तो मैंने, पर चूँकि एक गांव के रहने वाले होते हो, सामाजिक वातावरण ऐसा होता है, परिवेश ऐसा होता है कि प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं के प्रति
जो गांव में एक अलग आकर्षण रहता, उस समय काफ़ी आकर्षण था। हम भी उसी से प्रभावित थे कि इन सेवाओं में रहते हुए दो कारण होता है, एक तो थोड़ा सा सामाजिक महत्व और सम्मान बढ़ जाता था, और दूसरा कारण ये होता था कि हम ज़्यादा प्रभावी तरीके से अपने लोगों की, कमज़ोर लोगों की, पीड़ित लोगों की ज़्यादा प्रभावी तरीके से मदद कर सकते थे। एकमात्र कारण यह था। तो आपने जैसे अपनी पुस्तक में जिक्र किया है कि आपने कुछ समय भारतीय रिजर्व बैंक में भी सेवाएं दी है, तो उसमें रिजर्व बैंक में सेवाएं देते हुए फिर आप पुलिस में सेलेक्ट हुए? हाँ, मैंने ये आरएस का कंपटीशन देने के बाद, चूँकि मेरा रिजर्व बैंक में भी हो गया था, तो टेम्परेरली मैंने कहा भाई अपन साल भर के लिए मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इसमें इस परीक्षा का रिजल्ट आने में, इसका अपॉइंटमेंट लेने में 12 महीने का समय मिलता है। तो मैंने उस समय का सदुपयोग किया, पर मैं परीक्षा दे चुका था ये, और उम्मीद थी कि अपना इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। उससे पहले मेरा वन विभाग की सेवा में भी हो चुका था, उसमें मैंने होल्ड पे रखा हुआ था। मेरी इच्छा थी कि पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं में जाने में। आईएएस में मैं अलाइड रहा, वहाँ लेखा सेवा में हुआ मेरा, मैं उसमें मैंने कहा कम सही नौकरी, पर राजस्थान में रहने का मौका मिलेगा, मनपसंद नौकरी करने का मौका मिलेगा, अपने लोगों के बीच रहने का मौका मिलेगा, इसलिए मैंने आरपीएस को स्वीकार किया। जब आप आरपीएस में 1982 में आ गए, कितने पोस्टिंग पहले से आपके रहे राजस्थान में, एक तरह से 36 सालों की नौकरी में? मैं करीब लगभग आप समझो 18-20 स्थानों पे मेरी पोस्टिंग्स रही, जिसमें से सर्वाधिक आप जैसे मेरी पहली पोस्टिंग ट्रेनिंग की थी, मैं उदयपुर रहा। उसके बाद आरएसी में मेरी हुई त्रिपुरा, वहाँ एक आरएसी बटालियन थी, मैं वहाँ पे कुछ समय के लिए रहा। उसके बाद मैं डीवाईएसपी चेतारण, डीवाईएसपी सीकर, डीवाईएसपी पाली, डीवाईएसपी सोजर, डीवाईएसपी अजमेर सिटी और डीवाईएसपी जयपुर सिटी रहा। उसके बाद एडिशनल एसपी बन गया, एडिशनल एसपी एंटी करप्शन, एडिशनल एसपी कोटा सिटी, एडिशनल एसपी पाली, कोटा ग्रामीण और एसपी सेंट्रल स्टोर। यूँ इस प्रकार से बहुत सारी उसके तत्पश्चात में आईपीएस में सेलेक्ट होने के बाद पुलिस सेवा में 7 जिलों में मुझे पुलिस अधीक्षक रहने का मौका मिला। झुंझुनू, अजमेर, जोधपुर शहर, नागौर, उदयपुर, बीकानेर, गंगानगर। उसके बाद में डीआईजी क्राइम और आईजी क्राइम रहा। बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस सेवा का 36 वर्षों का सफ़र रहा, बहुत सारी चुनौतियां हैं, आपने उन कठिन चुनौतियों में भी एक तरह से शानदार काम किया है। कभी बहुत आपके चेहरे पर, मैं जब से संपर्क में गुस्सा नहीं देखा। आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी अधिकारी रहे या आपके जो सीनियर बॉस रहे, उन्होंने भी कहा कि हरिप्रसाद जी कभी तिलमिलाए नहीं, कभी गुस्से नहीं हुए। तो एक तरह से ये एकाग्रता बढ़ाने की, काम की कैपेसिटी, एफिशिएंसी बढ़ाने में कितना महत्वपूर्ण रोल मानते हैं? नहीं, ये आदमी के व्यक्तित्व का और आदमी की नेतृत्व क्षमता का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पुलिस विभाग में। मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें आदमी संघर्ष करके सीखता है, कुछ पदों पे पदस्थापित, सामने चुनौतियों से सीखता है, कठिनाइयों से सीखता है। तो धीरे धीरे मुझे इस महकमे में आने के बाद यह हुआ कि यदि आप में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता नहीं है अपने अधीनस्थों को, तो पुलिस सेवा में आप अपने अधीनस्थों का सम्मान अर्जित नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि वो आप पे भरोसा करें, तो उनको आप पे भरोसा करना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि आपके प्रति निष्ठावान रहे, वफादार रहे, तो आपको भी उनके प्रति वफादार और निष्ठावान रहना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके व्यक्तित्व में विशालता हो, और आपको टीम वर्क सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका मेरी यदि सफलता का सबसे बड़ा यदि कोई राज है तो वो टीम वर्क रहा है कि मैं सबको साथ लेके चलाऊं। तो लोगों ने मुझे भरपूर साथ दिया है। जब आपने ये पुस्तक लिखी तो किस समय आपने पुस्तक लिखना शुरू किया और कितने समय में इसको पूरा कर दिया? मैंने ये 2020 के अंत में शुरू किया था। मेरे को रिटायरमेंट हुए 1.5 साल हुआ था उस टाइम में, और लगभग 4-5 महीने मेरे को इसमें लगे। मैंने अपने जो कुछ लिखा, मैं कंप्यूटर वगैरह में ज़्यादा एक्वेंटेड हूँ नहीं, तो मैंने अपने हस्तलिखित से ही लिखा, पांडुलिपि के रूप में लिखा। और निश्चित रूप से लिखने का वो एक सफ़र था, वो एक प्रकार से आध्यात्मिक यात्रा जैसा ही महसूस हुआ। बिल्कुल, तो आपने उस कर्तव्य पथ को आध्यात्मिक यात्रा का वही माना। जब आप राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए 3 साल के लिए, वो भी एक चैलेंज भरा काम था, क्योंकि पुलिस में आपने शानदार काम किया, उसके बाद रिटायरमेंट का एक समय मिला, और उसके बाद फिर आपको एक नई जिम्मेदारी, वो भी इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कि उसमें बड़ी चैलेंजेस, बड़े सवाल उस समय सबऑर्डिनेट कमीशन पर थे। तो वो दौर कैसा रहा?
निश्चित रूप से वो मेरे लिए एक नया अनुभव था और हम वही टीम वर्क के साथ उसमें भी जितना हम कर सकते थे सर्वोत्तम करने का प्रयास किया। और ये संतुष्टि भी है कि आप जैसे लोगों का फीडबैक मिला कि हम कुल मिला के अच्छा कर पाए। लेकिन इस पुस्तक में उस समय का कोई उल्लेख नहीं है। कारण क्या है कि मेरी पुस्तक पर्याप्त हो चुकी थी, तो यदि कभी अवसर मिला तो इस बारे में भी सोचेंगे। बिल्कुल। आप जब सबऑर्डिनेट कमीशन के चेयरमैन रहे, आपके कार्यकाल में कितनी परीक्षाओं का आयोजन हुआ और लगभग कितने लोगों को एक नौकरी का उजाला मिला? यह लगभग 102 परीक्षाओं का आयोजन हुआ और हमें इस बात की खुशी है कि जो परीक्षा आयोजित की उन बच्चों को हम नौकरी ज्वाइन करवा पाए। तो करीब 1.25 लाख उनमें से उन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइनिंग नियुक्ति ले ली थी। तो एक निश्चित रूप से ओवरऑल सरकार की दृष्टि से भी, अभ्यर्थियों की दृष्टि से भी और चयन बोर्ड की दृष्टि से भी एक उपलब्धि मानी जा सकती है। अभी आपने पुस्तक लिख के एक तरह से एक नया इतिहास लिखा है। जनरली पुलिस वालों के बारे में जैसा कुमार विश्वास ने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद में कारनामे आते हैं, लेकिन आपके जो उपलब्धियां और कीर्तिमान हैं वो दिखाए जा रहे हैं। तो उस बात को किस वे में लेखते हैं? मैं मानता हूं कि जिस नियत के साथ आपने काम किया है, ड्यूटी दी है, वो है। और सबसे बड़ी है ईश्वर की कृपा कि उस नियत के अनुरूप उन्होंने आपको कुछ चीज़ें अतिरिक्त प्रदान, कृपा स्वरूप प्रदान की है, तो मैं उसी को महत्व देता हूँ। हर व्यक्ति की सफलता का पैमाना उसकी संतान की सफलताओं के अक्ष के रूप में देखा जाता है। कितना सफल मानते हो अपने आप को और आपके कर्मों के अक्ष के रूप में अपनी संतान को? एक तो मेरे 2 पुत्र हैं, दोनों IITN हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि सफल होना एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अच्छा इंसान होना। मेरे दोनों पुत्र भले हैं, अच्छे इंसान हैं, इस बात पे हमें गर्व भी है और संतुष्टि भी है। यानी पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में महर, तीसरा पुत्र आज्ञाकारी, तीसरा सुख आज्ञाकारी पुत्र और पत्नी है। उस चीज़ का आपको संतुष्टि है? यस, मैं पूर्ण ये ईश्वर की कृपा है। अब आगे हरिप्रसाद शर्मा क्या सोचते हैं कि पुस्तक भी लिखी, नौकरी भी हो गई, चेयरमैनशिप भी कर ली, लोगों का बड़ा जुड़ाव भी है, एक नए कर्तव्य पथ की और कई आशाएं, उम्मीदें आपकी? मैं कहता हूँ कि ये सब कुछ भविष्य के हाथ में है। मैं अभी इस बारे में कोई प्लान नहीं किया है, लेकिन जैसा अनुरूप होगा वैसा देखते जाएंगे उसी मार्ग पे। लेकिन अब जो भी होगा सुकून से होगा, बिना प्लानिंग के होगा, और ईश्वर उम्मीद करते हैं कि जो होगा अच्छा होगा। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से आज देश भर में या दुनिया में एक तरह से जातीय संघर्ष की, धर्म युद्धों की, आपसी बहुत सारी चीज़ों को लेके एक मनमुटाव, कटुतार, कड़वाहट है। उसके बीच में मिठास की सुगंध आप अपनी पुस्तक के माध्यम से, विचारों के माध्यम से कैसे देना चाहें? देखो, अंततः कोई भी समाज हो, चाहे विश्व का कोई भी हिस्सा हो, हमें बहुत सारी जगह देखने का मौका मिला, संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करने का मौका मिला। अल्टीमेटली चाहे जितने संघर्ष हो, जातियाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से रिलेशन रखते हुए एक ही चीज़ देखना चाहिए, ना वो जाति, ना धर्म, ना समुदाय, ना क्षेत्र, कि वो अच्छा इंसान है या नहीं है। आपके रिश्ते अच्छे इंसान से ही निभ सकते हैं। इसलिए इंसानियत हमेशा रहेगी। लेकिन इतने सारे लोग हैं, 8 अरब लोग हैं, तो संघर्ष भी थोड़े बहुत चलते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि मानवता सर्वोपरि है। मानवता सर्वोपरि है और वही अंततः न रहेगी, और हम पूरा विश्व और समाज उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से कुछ अवरोध भी आते हैं, कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं। तो मानवता केवल धर्म बने, ऐसा प्रकाश फैला जाए, आत्मज्ञान का दीप जला घर घर को रोशन कर जाए। इस बात की व्यक्तित्व और कर्तृत्व का आपने चरितार्थ किया है। कर्तव्य पथ पुस्तक विमोचन में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी उपलब्धियां रही है। कहीं कुछ ऐसा मिस हुआ कि ऐसा और किया जा सकता है, या कार्यक्रम के बाद जो लोग अटेंड नहीं हो पाए उन्होंने मिस किया कि साहब आप हमें भी बताते तो हम भी लाभान्वित होते? हाँ, अभी तक तो यही है कि मुझे बहुत सारे लोगों का उलाहना, शिकायत सुननी पड़े कि साहब आपने हमें क्यों नहीं बताया। अब मेरी भी वहाँ बिरला ऑडिटोरियम की भी सीमा थी, उसमें एक सीमा से ज़्यादा आ नहीं सकते थे। कुछ को नेचुरली इतने सारों को आमंत्रित करते टाइम आदमी कहीं को भूल भी जाता है अपने को, और इसमें पर्टिकुलर उन्हीं लोगों को बुलाना था जो थोड़ा प्रबुद्ध वर्ग हो और लिखने पढ़ने की मैं रुचि रखता हूँ। तो इसलिए सबको आमंत्रित करना नहीं था, लेकिन वो उलाहना मैं सहर्ष स्वीकार कर रहा हूँ। ये है। कुमार विश्वास के बारे में कहा जाता है कि उनके कार्यक्रम बहुत बड़े लेवल के होते हैं, बहुत महंगे होते हैं,
और बहुत मतलब बड़े तामझाम के साथ होते हैं, लेकिन आपने इन सारी भ्रांतियों को तोड़कर बड़ी सहजता सरलता से उनको बिठाया, उनको अपनी बात सुनाई और उन्होंने भी बड़ी तल्लीनता से अपनी बात कही। तो उसका फीडबैक क्या मानते हैं? वो मानते ये मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मेरे अनुरोध पे और जो मेरे सब मिलने वाले हैं उनके अनुरोध पे वो आए, निस्वार्थ भाव से आए और उन्होंने पूरी खुशी और प्रसन्नता के साथ में वो फंक्शन अटेंड किया। और मुझे उनकी एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि उनका हंसमुख व्यक्तित्व है और उनमें एक ऐसा टैलेंट है जो बहुत कम लोगों में होता है। वो उनका एक हृदय से हृदय का जुड़ाव वो स्थापित कर लेते हैं श्रोताओं के साथ भी, और उन्होंने हमारे साथ भी किया। तो मैं उनका हृदय से आभारी हूँ और आभारी रहूँगा। कॉमन मैन के लिए, सबके लिए आपका एक मैसेज सफल जीवन के लिए? मेरा ये मानना है कि कोई भी काम करो, वो करो जो आपकी पसंद का हो और वो करो खुश होकर करो। यदि आप तनाव के साथ और बोझ के साथ करोगे तो ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाओगे, लेकिन खुश होकर काम करोगे अपने रुचि के कार्यों को, तो निश्चित रूप से आप सफल भी होगे, ऊंचाइयां भी छूओगे। यही मेरा। बिल्कुल। तो आज साहब हरिप्रसाद जी ने जीवन के सारे पहलुओं को छुआ है और सारी बातों का सार ये कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं। तो इंसानियत हमेशा जिंदाबाद रहे और हमारी मानवता, हमारा सहृदय व्यक्तित्व सफलता के साथ आगे बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद सर।